नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है 100% नॉलेज विद सक्सेस में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी सेकंड पेपर यानी कि सेल बायोलॉजी की। मैं आज बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। सेल बायोलॉजी में से कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है लेकिन कोई नहीं, इतना भी लेट नहीं हुआ है, अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो यहाँ पे अभी टाइम है तो आप देख सकते हो। लेकिन मेरी आपसे एक विनती और है, पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें से आपको पता है पेपर लगभग आया था, लगभग 80 से 85% पेपर आया था जो पिछली जूलॉजी फर्स्ट की थी, लेकिन फिर भी उस पर इतने व्यू नहीं आए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आगे ऐसे ही इस तरीके से मोस्ट क्वेश्चंस की वीडियो बनाता रहूं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके बॉटनी के पेपर भी बचे हुए हैं और आगे भी आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेल बायोलॉजी की। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करने वाला हूँ यूनिट नंबर 50। एक चीज़ और बता दूँ, जैसे एग्ज़ाम पैटर्न सेम फर्स्ट वाले में था सेम सेकंड वाले में है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहला वाला जो क्वेश्चन है वो बड़ा आएगा और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है चॉइस वाला है उसमें छोटे छोटे 2-3 भाग आएंगे। ठीक है, तो आप कोई सा भी कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यूनिट 50। अब यूनिट 5 में हमारे पास जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, ठीक है। माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में भी आपके पास ज़्यादातर आता है फर्स्ट वाला माइटोसिस और ये हो गया मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास यूनिट 5 में जो बड़ा क्वेश्चन आएगा या तो वो आएगा समसूत्री विभाजन या आपके पास क्या आएगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। वैसे तो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मायोसिस सेकंड भी मोस्ट है, लेकिन मैंने देखा है ऐसा कि इतना ज़्यादा सेकंड पूछा नहीं जाता क्योंकि मेन चीज़ क्या है फर्स्ट में है। तो ये दो मोस्ट है और थोड़ी बहुत कई बार किस्मत सही नहीं होती तो वो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड भी पूछ लिया जाता है। तो एक बार ऊपर से नज़र डाल जाना उस पर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पे, नहीं तो आपको इन दोनों में से तो मिल ही जाएगा समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। ठीक है, तो आपको इसमें ये चीज़ें बतानी है, कन्फर्म है ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद आपके पास जो इसका चॉइस वाला क्वेश्चन होगा अथवा वाला क्वेश्चन होगा उसकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, उसमें आपके पास कोशिका चक्र है, कोशिका चक्र है, सेल साइकिल। अब देखो सेल साइकिल में 4-5 अवस्थाएं हैं, 4-5 फेज है। जैसे एस फेज है, ठीक है, एस फेज है, G2 फेज है और भी बहुत सारी फेज है। लेकिन जब भी फेज पूछी जाती है तो ये एस फेज, एस अवस्था, G2 फेज सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा कौन सी पूछी जाती है? एस फेज। छोटे क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे छोटे क्वेश्चनों में और क्या बनता है, जो हमारे पास माइटोसिस है और जो मियोसिस है, माइटोसिस एंड मियोसिस, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनको कंपेयर कीजिए, इनकी तुलना कीजिए, ये भी आपके पास यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक है तर्कु उपकरण। तर्कु उपकरण, स्पाइंडल एपरेटस। तो ये आपके पास छोटे क्वेश्चंस में आपके पास बनते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक बता रहा हूँ एनाफेजिक गतियाँ, एनाफेजिक मूवमेंट, एनाफेजिक गतियाँ।
ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। बड़ा क्वेश्चन है, उसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद छोटे क्वेश्चनों में सेल साइकिल में से एक क्वेश्चन आएगा। सेल साइकिल में आपके पास 4 फेज हैं, पढ़ लेना क्या जा रहा है, 4 फेज पढ़ लेना, आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। तो एस फेज, G2 फेज, G फेज, जो भी 4 फेज है वो आराम से पढ़ लेना, वो आपको 1 या 2 फेज तो मिल जाएगी। उसके अलावा माइटोसिस एंड मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है, या फिर हो सकता है इनका महत्व, है ना, इम्पोर्टेंस क्या होती है वो पूछ लिया जाता है। इसके अलावा स्पाइनल एपरेटस और ये एनाफेजिक मूवमेंट, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब आप कहेंगे इसके अलावा कुछ और आ गया, तो इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। इसके अलावा अगर आएगा तो ये जो माइटोसिस है और जो मियोसिस है, इसके अंदर जो फेज रहती है, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, इनके बारे में ही पूछता है। ठीक है, तो जब आपने समसूत्री विभाजन पढ़ लिया, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ लिया, तो उसके अंदर की जो 4 प्रावस्थाएं हैं, एनाफेज, टीलोफेज, उनके बारे में करने में कहाँ दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम आई नहीं रही। इंटरफेज है जो आपको कहीं करने में दिक्कत आई नहीं रही, वो अंदर की फेज है। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसमें, सिनेप्सिस, ये ठीक है, जिसको बोलते हैं अंत्यग्रथन। तो अगर आपको पढ़ना है तो ये आप पढ़ सकते हो। ये 50 यूनिट की हमने यहाँ पे बात की है। तो ये हमारे पास हो गई यूनिट नंबर 5। ठीक है, अब हमारे पास हम आते हैं अगली यूनिट पर, आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। तो नेक्स्ट यूनिट हमारे पास जो है वो है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 की बात लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यूनिट नंबर 3। अब देखो यूनिट नंबर 3 में आपके पास क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके पास जो कोशिका में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनके बारे में आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और उन्हीं में से आपके पास एक छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो देखो आपके पास कोशिका अंग कौन कौन से हैं, पहले क्वेश्चन में जो ज़्यादातर आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, किस तरीके से फूड को रखता है, ये इस तरीके से पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, ये 3 हैं बड़े क्वेश्चन में। इन तीनों में से मेरे हिसाब से एक तो आना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं आया तो सीधी सिंपल सी बात है, देखो आप तीनों पढ़ोगे, तीनों में से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, आता है, लेकिन फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, इन तीनों में से एक छोटा शॉर्ट नोट तो आएगा। ये अगर 7 नंबर का नहीं आया तो 3.5 का तो आएगा। 3.5 नंबर तो आपके फिक्स हो गए ना। ठीक है, इसके बाद इसके जो अथवा में जो क्वेश्चन है, अथवा में छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे परोक्सीसोम क्या होता है, परोक्सीसोम क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक, या सीधा मैं बताता हूँ, राइबोसोम, इसके अलावा अंत्य पृथ्वी जालिका, ये हो गई। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा छोटे छोटे और टॉपिक है, सेंट्रियोल है, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। तारक काय जिसको बोलते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है, सेंट्रियोल, तारक काय। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, वो है पक्ष्माभ व कसाब, सीलिया एंड फ्लेजिला, तो ये आपको पढ़ना है।
ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी का है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि इसमें से एक 7 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। और अगर नहीं पूछा गया कोई बात नहीं, 7 नंबर का क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया कोई बात नहीं, 3.5 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है। और हो सकता है एक 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले जाए और ये 3.5 नंबर में इनमें से क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, है ना, ये आपको यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई हमारे पास, ये बात हो गई यूनिट नंबर 3 की बात हो गई। ठीक है, यूनिट नंबर 3 की बात हो गई। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगली यूनिट की। ये हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 की बात अभी तक नहीं करी, यूनिट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। अब ये यूनिट नंबर 1 में माइक्रोस्कोपी ज़्यादा है भाई। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप क्या होता है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है। फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति एक ही बात है भैया, प्रतिदीप्ति माइक्रोस्कोप एक ही बात है। एक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। इसके अलावा एक है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, 3 माइक्रोस्कोप मैंने आपको बताए हैं, 3 माइक्रोस्कोप। अब वही सेम चीज़ें यहाँ पे 1 2 3 तीनों माइक्रोस्कोप आपको पढ़ने हैं। अब तीनों माइक्रोस्कोप में से आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, 3 में से 1 में तो मिलेगा। ज़्यादातर चांस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका हो सकता है 7 नंबर का मिल जाए अगर आपकी किस्मत अच्छी है। लेकिन 7 नंबर का अगर नहीं मिलता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 3.5 नंबर में तो ये इनमें से कोई मिल जाएगा। एक 3.5 नंबर में आराम से इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। अगर इसमें अथवा वाले भाग की बात की जाए, इसमें चॉइस वाले भाग की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, एक तो मिल सकता है अपकेंद्रीकरण, यानी कि सेंट्रीफ्यूजेशन। ठीक है। एक आपके पास है कैलोरीमिति, कैलोरीमीट्री। ये कैलोरीमिति बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलोरीमीट्री का बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया है। तो कैलोरीमीट्री और सेंट्रीफ्यूजेशन का भी पूछा गया है। ठीक है। इसके अलावा सैम और टैम इनके बारे में, सैम टैम क्या है, वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही आता है ये सैम टैम। ठीक है। तो ये आपके पास पूछा गया है। इसके अलावा और तो आप क्या पढ़ोगे, इतना अगर आप पढ़ लोगे। एक आपके पास है व्यतिकरण सूक्ष्मदर्शी, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, छोटा सा पॉइंट है। इंटरफेस माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है ना। और एक लाइट माइक्रोस्कोप, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और फ्लोरोसेंस है, ये ऐसे क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चनों में बहुत आते हैं। बड़े क्वेश्चन में नहीं आए तो 3.5 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है। उसके बाद ये जो सेंट्रीफ्यूजेशन है, कैलोरीमिति है और ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, इनमें से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन तो मिलेंगे। आपके पास ये 5 टॉपिक है ना, 5 टॉपिक है और ये आपने बड़े क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ लिया तो आपको देखो छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल रहे हैं। 3.5 नंबर के क्वेश्चन तो आराम से मिल रहे हैं। हो सकता है 3.5 नंबर का ये कैलोरीमिति मिल जाए, 3.5 नंबर का ये सेंट्रीफ्यूज या लाइट माइक्रोस्कोप मिल जाए तो आपका तो काम हो गया, है ना। तो आपका पूरा पूरा क्वेश्चन हो गया और 7 नंबर के क्वेश्चन में ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बात हो गई यूनिट नंबर 1 की। ठीक है। तो इसके बाद बात आती है अगली यूनिट की। अगली यूनिट कौन सी है, अगली यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 2। ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा याद रखना है, कोशिका सिद्धांत।
अब ये देखो कोशिका सिद्धांत जो है सेल थ्योरी है, ये आपके बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन दोनों में ही आराम से मिलती है। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत के बारे में मिलता है आपको बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन में से ही, इसलिए दोनों के हिसाब से आपको तैयार रहना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में क्या पढ़ना है, इसमें दो मॉडल दिए हुए हैं, एक तो द्रव मोजेक मॉडल दिया हुआ है, फ्लैड मोजेक मॉडल दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है भैया, सीधी सी बात है। सिंगर और निकोलसन का जो मॉडल है वो पढ़ना है, तरल मोजेक मॉडल पढ़ना है, द्रव मोजेक मॉडल जिसको बोलते हैं सिंगर और निकोलसन का, वो पढ़ना है आपको, क्योंकि ये ऐसा मॉडल है, ये पूछा जाता है आपके पास, ठीक है। और एक आपको पढ़ना है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। अगर आपने ये तीन टॉपिक भी पढ़े ना, ये सेल थ्योरी, प्लाज्मा झिल्ली में द्रव मोजेक मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ या तो इसमें से बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, सीधी सी बात है, बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। और बड़ा क्वेश्चन नहीं आता तो ये सेल थ्योरी 3.5 नंबर में, और ये इनमें से कोई एक मॉडल 3.5 नंबर में, वो भी आपके 7 नंबर में आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी इस तरीके से यहाँ पे हो सकती है, तो यहाँ पे भी आपका आसान है। इसके अलावा अथवा वाले में, चॉइस वाले में आपके पास छोटे छोटे कई पॉइंट है, जैसे आपके पास है भक्षाणु, जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है वो आपके पूछ लिया जाता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक क्या होता है भैया, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, हिंदी में भी जो बोलते हैं यूकैरियोटिक, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। हो सकता है इनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए, कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, ये आपसे पूछ लिया जाए। इसके अलावा सक्रिय अभिगमन, सक्रिय अभिगमन जिसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय अभिगमन, ये आपके पास पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस ये मतलब इससे साथ रिलेटेड है, फैगोसाइटोसिस से एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं, है ना। तो आपको आराम से इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो ये आपको बड़े क्वेश्चनों में आपको क्या मिल जाएगा, कोशिका सिद्धांत मिल जाएगा, कोशिका सिद्धांत मिल जाएगा, या प्लाज्मा झिल्ली में से मॉडल मिल जाएगा, ठीक है। कंफर्म मिल जाएगा कोशिका सिद्धांत या प्लाज्मा झिल्ली, और नहीं पूछता तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सक्रिय अभिगमन, मतलब बड़ा और छोटा क्वेश्चन दोनों आपको इस टॉपिक में से मिल जाएगा। लेकिन बड़े क्वेश्चन के ज़्यादातर चांस है कि वो आपको इन दोनों टॉपिक में से मिले, और थोड़े बहुत चांस ये है सक्रिय अभिगमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, परिवहन, सक्रिय अभिगमन या सक्रिय परिवहन वाला क्वेश्चन बड़े में या छोटे में आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 2 में मिल सकते हैं, तो यूनिट नंबर 2 में आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 2 की बात हो गई। अब एक यूनिट और बच रही है, कौन सी, यूनिट नंबर 4 बच रही है, बाकी सारी यूनिटें हो गई, ठीक है। अब यूनिट नंबर 4 में बात करते हैं बड़े क्वेश्चंस की। तो बड़े क्वेश्चन में आपके पास है गुणसूत्र, गुणसूत्र है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ये आपको पढ़ना है। गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र की संरचना क्या होती है, किस तरीके से काम करता है, ये आपको पढ़ना है। ये आपके बड़े क्वेश्चन के लिए मोस्ट है। एक आपको पढ़ना है केंद्रक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की संरचना के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। न्यूक्लियर की संरचना के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। तो हो सकता है इनमें से आराम से आ जाए। इसके अलावा देखो आपको इसमें चॉइस वाले क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है, लैंप ब्रश, लैंप ब्रश गुणसूत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा छोटे क्वेश्चनों में आपको पढ़ना है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक है न्यूक्लियस पढ़ोगे, एक है पॉलीटीन,
पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। यूक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन व हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन ये आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। और तो मैं आपको क्या बताऊँ, इसके अलावा यही है आपके पास, ये जो आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो छोटी छोटी चीज़ें वो आप पढ़ सकते हो, तो वो आपको देखना है, नहीं तो आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिट नंबर 4 की बात हो गई। जो आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा वो या तो मिलेगा आपको गुणसूत्र के बारे में पूरा डिटेल में लिखना है, या केंद्रक के बारे में, या ये क्रोमेटिन के बारे में आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, ये छोटे क्वेश्चनों में तो मिलेंगे। छोटे क्वेश्चनों में आपके पास लैम्प ब्रूस गुणसूत्र 95% चांस के साथ मिल सकता है। पॉलीटीन ये भी मिल सकता है 90% चांस के साथ। ये यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन भी आपके पास मिल सकते हैं। तो मैंने बताया कितना सा है ये टॉपिक है, तो इतना आपको एग्ज़ाम में आराम से मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप पेपर अच्छा जाओगे, करके आओगे। और इसके बाद मैं एक बात और बता दूं, बॉटनी का जो पेपर है वो जूलॉजी के पेपर से बिल्कुल डिफरेंट आता है, क्योंकि वहाँ पे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बॉटनी की वीडियो और भी शानदार बन सके। अगर इस पर अच्छे व्यू आते हैं तभी हम आगे बॉटनी की वीडियो पर जाएंगे और बॉटनी की वीडियो बनाएंगे। अगर व्यू नहीं आते तो शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जब आप लाइक करते हो तब मुझे पता लगता है कि हाँ वीडियो आपको पसंद आई, तो इस पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो नमस्कार, बाय बाय।